आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो है लास्ट ईयर यानी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके आंसर हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में, और पंकज सर आपको समझाएंगे कि आपने उत्तर कैसे देने हैं, प्रश्न कितने मार्क्स का है, उत्तर आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, और सारी बातें प्रश्न और उत्तर से संबंधित कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कितने नंबर कितने क्वेश्चंस की आपको चॉइस होगी, सारा कुछ इस वीडियो में है। और वीडियो आपने एंड तक देखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें क्यों देखने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन बदले जाते हैं, एक तो पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा और प्रश्न कैसे आएंगे, उसी से रिलेटेड हम एक दो प्रश्न और कर सकते हैं। यानी आपने अगर 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपके एग्जाम में फेल होने के चांस खत्म। अगर आपने सारे साल स्टडी नहीं की, मन नहीं लगाया पढ़ाई में, करिकुलम नहीं देखा, हल्के में लिया सब्जेक्ट हो, तो आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लें, पास निश्चित रूप से हो जाएंगे। और हो सकता है आपके एग्जाम में मार्क्स जो हैं अबव 50% मार्क्स आ जाए। तो करिकुलम बहुत अच्छा है, पेपर में चॉइस भी है, आपको लिखना कैसे है बस ये सीखना है। आपने ये पेपर एंड तक देखना है और इनके क्वेश्चन जो हैं और उनके आंसर है उनको नोट करना है और बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है कि क्या इसी तरह का यही पेपर आता तो हम कितना लिख पाते और 3 घंटे के अंदर क्या पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर टेक्निक अपनाई जाएगी तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपने सब्जेक्ट की थॉरो स्टडी कर ली, आज वाले इस पेपर में आपको एक्सट्रैक्ट यानी सारे करिकुलम का सार आपको मिलेगा। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन भी होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि मीटिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मेलिंग वाले चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं, फाइलिंग इंडेक्सिंग में से कौन से क्वेश्चन आएंगे, और आईसीटी स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पावर पॉइंट के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हमारा माइंड इस ओर चलने लगेगा तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लाया हूं। आज का वीडियो आपने एंड तक देखना है और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और इसी तरह के और वीडियोस अगर आप थॉरो स्टडी करना चाहते हैं और यूनिट्स की स्टडी करना चाहते हैं, इसी चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, टाइपोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, एग्जाम 2023 सैंपल क्वेश्चन पेपर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 7वां प्रश्न है और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले बुक में से है। टोटल 5 प्रश्न हैं और 3 के उत्तर देने हैं और आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने पर मिलेंगे 6 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। और यहाँ 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो पर्सनैलिटी को आप जब भी आंसर देंगे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, यानी विचारों का एक गुच्छा है, फीलिंग्स भावनाएं, एंड बिहेवियर्स यानी बिहेवियर जो आपके व्यवहार हैं, दैट मेक अ पर्सन यूनिक, और ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से यूनिक यानी अलग पृथक करते हैं,
एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये पर्सनैलिटी कहलाती है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होता तो आप इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, और इनको आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में, ताकि आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको पता हो कि इनका उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट यानी एक्सेल की जो शीट होती है, एक्सप्लेन ब्रीफली, शॉर्ट में बताना है। 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो आपने संक्षेप में वर्कशीट के घटक यानी अंग क्या होते हैं ये बताने हैं। सबसे पहले आपने जैसे पहले बताया कि आप हेडिंग लिखेंगे ताकि क्लियर हो जाए, और एग्ज़ाम में उत्तर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे। तो वर्कशीट के जो कंपोनेंट हैं, रो, कॉलम, सेल, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, वर्कशीट एंड वर्कबुक आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। तो ये आपके सामने प्रश्न इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी माध्यम से भी है। उत्तर भी आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देख लेने हैं और इनको नोट करना है। इसके लिए नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने बुक में नोट करें। एक बार देखकर नोट करें, फिर बिना देखे प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करें, फिर आपके बहुत ही अच्छे अंक आ सकते हैं। तो मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, कॉलम को स्तंभ, सेल को कोष्ठक, फार्मूला बार यानी सूत्र पट्टी, नेम बॉक्स, वर्कशीट को कार्यपत्रक और वर्कबुक कार्य पुस्तक, ये सारे वर्कशीट के घटक हैं। और आपने ये उत्तर आसानी से समझ लिया होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन एंटी सोशल एंड डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 2 आपसे पूछे गए हैं। एक तो एंटी सोशल और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी असामाजिक और आश्रित व्यक्तित्व विकार क्या होते हैं, आपने ये एक्सप्लेन करना है। और 2 विकार पूछे हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे दोनों को एक्सप्लेन करने पर। देखते हैं उत्तर क्या है। सबसे पहले एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपने देखा हेडिंग दिया हुआ है, पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिसरिगार्ड सोशल रूल्स। वो जो सामाजिक जो नियम हैं उनका वो पालन नहीं करते, उनका जो रिगार्ड नहीं करते, एंड ऑब्लिगेशन जो उनके दायित्व हैं, तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले डिसऑर्डर वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विद सच अ डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एंड एन एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, और उन्हें उनकी देखभाल के लिए जो है विशेष ज़रूरत होती है। तो ये हो गया एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से उत्तर हैं। आप इन प्रश्नों को नोट करें, उत्तर को नोट करें और अपनी स्टडी को, अपने स्किल को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर स्लाइड्स, हाउ कैन अ स्लाइड बी एडिड टू अ प्रेजेंटेशन। अब ये आपने अपनी बुक में जो है चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्लाइड होती क्या है और नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में कैसे जोड़ी जाती है। सबसे पहले स्लाइड समझते हैं। स्लाइड इज़ अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसको स्लाइड बोला जाता है। अब टू ऐड अ न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए ये पॉइंट्स दिए हैं, आपने इसी तरह पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। क्लिक ऑन स्लाइड, स्लाइड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एम से भी आप कीबोर्ड से भी आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। दिस विल ऐड अ ब्लैंक न्यू स्लाइड, तो आपके सामने जो स्लाइड आएगी वो ब्लैंक आएगी प्रेजेंटेशन में। तो ये था 10वें प्रश्न का उत्तर। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है। बहुत अच्छा वीडियो आप देख पा रहे हैं, और ऐसा वीडियो जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, क्वेश्चन भी हो, आंसर्स भी हो, और बहुत आपने रेयर वीडियो ऐसा कोई देखा होगा, उम्मीद है देखा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वें प्रश्न में
क्या पूछा है सीपीएससी ने, इज एंटरप्रेन्योरशिप एन आर्ट, क्या उद्यमिता एक कला है, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करें इसके बारे में। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये आर्ट और साइंस का मिलकर कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। एज इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्रेशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इसके कुछ जो प्रोसीजर हैं और प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना पड़ता है। एंड ऑल्सो द स्किल टू डाइग्रेस व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब ज़रूरत पड़ती है इस तरह के स्किल की तो ये स्किल ज़रूरी होता है। एंड येट मेक द एंटायर एक्टिविटी प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। ये सारी जो प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये ग्रोथ की ओर ले जाने वाली, प्रॉफिट की ओर, फायदे की ओर ले जाने वाली होती हैं। तो उद्यमिता जो है आर्ट है और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड टू बी बोथ, दो हैं, आर्ट एंड साइंस दोनों को मिला जुला रूप है। अब आपने इसका हिंदी माध्यम से उत्तर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहें पॉज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप आने वाले एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को देख लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा राउंड, पेपर में अलग अलग तरह के राउंड हैं, अलग अलग तरह के जो आपके सामने प्रश्न आएंगे। अब ये जो है जो राउंड है इसमें 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन ये आपके मेन सब्जेक्ट स्किल वाले हैं। इस राउंड में जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्किल से रिलेटेड हैं, और यहाँ फिर आपको 5 क्वेश्चन हैं, 3 करने हैं। 2 क्वेश्चन की बहुत अच्छी सीबीएसई चॉइस दे रही है। आप अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को समझ पा रहे हैं कि नहीं उत्तर बनेगा तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एज अ सेक्रेटरीज क्वालिफिकेशन, ये सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन माना जाता है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक सचिव की योग्यता के रूप में अच्छे संचार कौशल की भूमिका की व्याख्या करनी है, तो आपने व्याख्या कैसे करनी है आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर भी है, प्रश्न भी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर क्या हो सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, अ सक्सेसफुल सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। ये जो एक अच्छा यानी सक्सेसफुल या सफल सचिव होता है उसको पकड़ होनी चाहिए लिखित और मौखिक दोनों तरह के कम्युनिकेशन पर। बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज वर्क कंसिस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, तो ज़्यादा जो सेक्रेटरी का काम होता है वो कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार से संबंधित होता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ नोटिस बनाने होते हैं, एजेंडा, मिनट्स, रिपोर्ट्स, स्पीचेस। तो इस तरह के कार्य में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सेक्रेटरी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये था एक सचिव की जो अच्छे संचार कौशल की भूमिका की व्याख्या हमने की है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना एनफ रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्लेन टूर एडवांस, यात्रा की अग्रिम राशि यानी टूर एडवांस को आप क्या समझते हैं, उसके बारे में जो भी समझते हैं आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। टूर एडवांस आपके सामने है स्क्रीन पर, तो मैं उत्तर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपके सामने है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑल द एक्सपेंसेस कंसर्निंग ऑफिशियल ट्रेवल आर रीएम्बर्स्ड बाय एवरी कंपनी। जो भी एक्सपेंस अधिकारी जो है कंपनी के द्वारा जो कंपनी की यात्रा पर जाते हैं तो वो उनको रीएम्बर्स्ड यानी प्रतिपूर्ति कर दिया जाता है। एवरी कंपनी टू द स्टाफ को एज पर द पॉलिसीज़, जो कंपनी की निर्धारित पॉलिसी है या प्रोसीजर है उसके अनुसार वो टूर के पैसे दिए जाते हैं। बिफोर लीविंग फॉर ऑफिशियल टूर, यात्रा पर जाने से पहले एडिक्वेट अमाउंट विच मे बी नीडेड, जो पर्याप्त धनराशि होती है जो ज़रूरत होती है बाय द एग्जीक्यूटिव अधिकारी को टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस, जो उनको विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए चाहिए होती है। मे ड्रा फ्रॉम द
फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, आपका संस्था के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। फिलिंग अप द टूर एडवांस फॉर्म, इसके लिए आपको टूर एडवांस फॉर्म भरना होता है, तो इसी को टूर एडवांस कहा जाता है। तो हिंदी माध्यम से अगर आप प्रश्न का उत्तर नोट करना चाहते हैं या इंग्लिश माध्यम से, तो आपके सामने दोनों तरह के जो है मीडियम हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप वीडियो को एंड तक देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे। और इससे संबंधित और भी वीडियोस, ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड या आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। शॉर्ट हैंड से संबंधित वीडियोस भी आपको इसी जो है चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो है फाइलिंग का दौर है, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रश्न सीपीएससी ने एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो क्या उत्तर होगा? ई फाइलिंग भी बोलते हैं इसको, और फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मीन्स मीडिया कंटेंट दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन आइदर एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसा कंटेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और एज प्रिंटेड आउटपुट के रूप में हो सकता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? दिस इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड, इसमें शामिल होता है लेकिन ये एक सीमा नहीं है। ईमेल कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्प्रेडशीट हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जीआईएस फाइल्स, बहुत सारे कंटेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल में आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो आपके सामने ई फाइलिंग। नेक्स्ट, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हिंदी में नोट कर लेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम से नोट करना चाहते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर्ड बाय बैंक। बैंक द्वारा कौन कौन से डिपॉजिट यानी जमा खाते जो है ऑफर किए जाते हैं। नेम देम एंड एक्सप्लेन एनीवन, उनके नाम लिखने हैं आपने सिर्फ, और किसी एक के बारे में बताना है, सभी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। तो कौन कौन से बैंक द्वारा हमें अकाउंट्स ओपन करने की सुविधा दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। फॉलोइंग डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं यानी कमर्शियल बैंक, उनके द्वारा कौन कौन से अकाउंट्स खोलने की अनुमति है। करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी जिसे बोलते हैं, और अगला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम किसी एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा खाता क्या होता है, जहाँ आप देख पा रहे हैं आवर्ती जमा खाता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्म डिपॉजिट, इसका दूसरा नाम है टर्म डिपॉजिट, विच कैन बी ओपन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, किसी खास पीरियड के लिए खोला जाता है। एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट भी होता है। इज़ डिपॉजिटेड एवरी मंथ, आप हर महीने कोई भी निश्चित अमाउंट जमा कर सकते हैं और किसी खास अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टर्म ऑफ पीरियड, जो भी आपने पीरियड सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, 4 ईयर, जितने के लिए आपने पीरियड डिसाइड किया है। आप इस अकाउंट में आपको जो है ब्याज ज़्यादा मिलती है, जो नॉर्मल ब्याज होती है इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस वाले अकाउंट में मिलता है, रिकरिंग वाले में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मिनट्स ऑफ मीटिंग, बैठक यानी सभा के कार्यव्रत क्या होते हैं। बैठक को सभा भी कहा जाता है, हिंदी में मीटिंग को बैठक या सभा दोनों तरह से बोला जाता है। अब देखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, हिंदी में बैठक के कार्यव्रत पूछे गए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग मे बी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड, ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है ऑफ द प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही का रिकॉर्ड ऑफ ए मीटिंग, जो मीटिंग की कार्यवाही होती है। एंड आर केप्ट टू प्रिजर्व अ ब्रीफ, इसको जो है सुरक्षित रखा जाता है, ब्रीफ यानी शॉर्ट में, एक्यूरेट सही, एंड क्लियर स्पष्ट रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्टेड, जो भी कार्यवाही सभा में की गई है उसका जो है संक्षेप में रिकॉर्ड रखना ही मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, कार्यव्रत को बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और की गई कार्रवाई के संक्षिप्त, सटीक
स्पष्ट रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो ये था हिंदी और इंग्लिश माध्यम। अब ये अगला राउंड, अब यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब यहाँ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं और ये भी आपके मेन जो सब्जेक्ट स्किल है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, 2 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे जो है 6 मार्क। देखते हैं क्या पूछा गया है इनमें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है नेम द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, किसी एक को एक्सप्लेन करना है, सभी को नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम विदेश जाते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट, वीज़ा, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको विदेश यात्रा करने के लिए ज़रूरी होंगे। तो सब अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी सेवरल रिस्क्स एसोसिएटेड विद अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है काफ़ी सारे रिस्क जुड़े होते हैं जो हमारे को अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो जिन इवेंट्स का बारे में हमने कब संभावना नहीं होती, अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि सच एज बैगेज लॉस, आपका विदेश में बैगेज सामान खो गया, पासपोर्ट लॉस, पासपोर्ट खो गया, मेडिकल इमरजेंसी और एन एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं जिसके बारे में नहीं सोचा होता वो अक्सर घटित हो जाती हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी उसको जो रिस्क को उसमें शामिल होते हैं। हैविंग ओवरसीज ट्रैवल, जब हम विदेश यात्रा करते हैं, इंश्योरेंस इंश्योर्स, अब इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी तो हमें ये इंश्योर हो जाएगा दैट इन अ फॉरेन लैंड, विदेशी धरती पर, यू डू नॉट फील हेल्पलेस, तो आप हेल्पलेस, असहाय नहीं महसूस करेंगे। किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाएगी तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी, यात्रा बीमा पॉलिसी आपको आपके नुकसान की भरपाई करेगी। तो ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। दोनों तरह से आपको प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, एक्सप्लेन किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए इसी से रिलेटेड, इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड यूनिट्स के वीडियोस भी, ऑनलाइन क्लासेस भी आपके सामने हैं। ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी किसी भी समय आप वीडियो को देख सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्लास अटेंड करें और उसके जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक निश्चित समय इस पर क्लास अटेंड करनी होती है, जबकि ऑनलाइन क्लास आप घर बैठे, पार्क में बैठे, कहीं भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और किसी भी समय आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया फिर से देख सकते हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सन 2023 में जो प्रश्न आए थे, आधा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और आधा सब्जेक्टिव टाइप, तो आज मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। यहाँ ध्यान देने की वाली बात है, सेक्रेटरीज की ड्यूटी पूछी है, सारी ड्यूटीज़ नहीं पूछी, ड्यूरिंग एंड आफ्टर 2 ही ड्यूटीज़ पूछी गई हैं और बिफोर द मीटिंग वाली ड्यूटीज़ नहीं पूछी। आपने सारी एक्सप्लेन नहीं करनी, जो ही पूछी गई है वही एक्सप्लेन करना है। आपको मिलेंगे 3 अंक यानी 3 मार्क्स। बैठक के दौरान और बैठक के बाद सचिव ने क्या कार्य करने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान सचिव को क्या काम करना होता है। ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के सिग्नेचर लेना इन द अटेंडेंस बुक और अटेंडेंस शीट पर। दूसरा काम करना है हेल्प द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की यानी जो अध्यक्ष हैं उनकी हेल्प करना इन असर्टेनिंग द कोरम, कोरम के विषय में उनकी हेल्प करना। रीड द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का नोटिस पढ़ना इफ़ रिक्वायर्ड, यदि जरूरी हो तो। सी द रिफ्रेशमेंट इज सर्व प्रॉपरली, रिफ्रेशमेंट सभी को मिल गई है मीटिंग के दौरान, ये भी देखना है। सप्लाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, संबंधित जो आवश्यक जानकारी है वो देना
इफ़ एनी, यदि कोई है, रिगार्डिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंपनी की जो सभा है उसको चलाने के लिए कोई रूल्स बनाए गए हैं, उससे सब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सचिव ड्यूरिंग द मीटिंग ये कार्य करेगा। अब आफ्टर द मीटिंग देख लेते हैं, आफ्टर द मीटिंग क्या क्या कार्य करने होते हैं। सेक्रेटरी को बहुत सारे काम करने होते हैं मीटिंग से रिलेटेड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी प्रिपेयर ड्राफ्ट मिनट्स, जो मिनट्स का ड्राफ्ट मीटिंग के बाद बनाया जाएगा, यानी मिनट्स तैयार किए जाएंगे। सी द मीटिंग रूम लेफ्ट इन गुड ऑर्डर, जो मीटिंग ख़त्म होने के बाद मीटिंग का जो रूम है जहां सभा हुई है वो भली भांति चेक करना है कि वो ठीक कंडीशन में है। अरेंज फॉर कैरिंग आउट डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग, जो मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं उन पर कार्य करना ये भी सचिव का ही काम है। अब हिंदी माध्यम से अगर आप प्रश्नों का उत्तर नोट करना चाहते हैं, आपके सामने सभा के दौरान सचिव को क्या कार्य करने हैं। उपस्थिति पुस्तिका पर हस्ताक्षर कराने हैं, गणपूर्ति सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की मदद करनी है और बैठक की सूचना पढ़ें यदि ज़रूरत है। जलपान ठीक से परोस दिया गया है ये भी आपने देखना है। प्रक्रिया के नियमों के संबंध में आवश्यक जानकारी यदि कोई है तो ये देना है। और बैठक के बाद सचिव का कर्तव्य है कि मसौदा यानी कार्यवृत्त का मसौदा तैयार करें और बैठक के कमरे को अच्छी हालत में देख लें कि वो जैसी कंडीशन में हमें मिला था वो उसी कंडीशन में हमने जो रेंट जो है कोई भी हॉल लिया है तो वो उसी कंडीशन में हमने वापस देना है। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था सचिव का ही काम है। तो ये बैठक के बाद वाले कार्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हाउ डज इट हेल्प अ सेक्रेटरी? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इससे सेक्रेटरी को क्या मदद मिलती है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ गुड एंड बैड टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और उसका एग्जांपल देना है और बुरा टाइम मैनेजमेंट के एग्जांपल से आपने समझाना है। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स टू कंट्रोल हाउ टाइम इज़ टू बी स्पेंट, समय को कैसे खर्च करना है उस पर नियंत्रण करना, वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अब सेक्रेटरी की इससे कैसे हेल्प होती है। इट हेल्प्स सेक्रेटरी टू डू मोर वर्क देन ही और शी कैन अकॉम्प्लिश इन गिवन टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट से सेक्रेटरी जो है निश्चित टाइम में ज़्यादा काम कर पाता है। ये टाइम मैनेजमेंट का जो है सेक्रेटरी को हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट बैड टाइम मैनेजमेंट। बैड टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं। नॉट सेटिंग डेडलाइन, ये बैड टाइम मैनेजमेंट होगा। स्लो रीडिंग, ये भी बैड टाइम मैनेजमेंट होगा। फेलिंग टू प्लान एंड बजट टाइम, बजट टाइम को जो है बजट ना कर पाना, योजना ना बना पाना, उसमें फेल हो जाना, ये बैड टाइम मैनेजमेंट में आता है। एन अनटाइडी डेस्क, आपका अस्त व्यस्त डेस्क है तो ये बैड टाइम मैनेजमेंट शो करता है। अब बेटर टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है। सेटिंग टारगेट्स, अगर आपने टारगेट सेट कर रखे हैं तो ये आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट है। प्लानिंग योर वर्क, आपने अपने कार्य की प्लानिंग कर रखी है। नोटिंग द प्रायोरिटी आइटम, प्रायोरिटी आइटम्स को पहले से ही नोट कर रखा है, कौन सा काम को ज़्यादा हमने प्रायोरिटी देनी है। एंड अटेंडिंग टू देम फर्स्ट, और उसी काम को पहले करना है। तो हम रोज़ के कामों को कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है तो वो प्रायोरिटी आइटम्स में आता है। तो आपका यानी बेटर टाइम मैनेजमेंट बेटर है। समय प्रबंधन का अर्थ है नियंत्रित करना कि समय कैसे व्यतीत किया जाए, और सचिव को किसी भी समय में जितना काम कर सकता है उससे अधिक काम करने में ये मदद करता है समय प्रबंधन। और ख़राब समय प्रबंधन आपको मैंने बता ही दिया है। और इसी के साथ जो अच्छा समय प्रबंधन ये भी आपके सामने स्क्रीन पर है। समय का बेहतर प्रबंधन क्या होता है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आप इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। अब यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है। 5 क्वेश्चन है, 3 के ही उत्तर देने हैं। आपको चॉइस मिल रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा महसूस हो रही हो तो आप एग्ज़ाम में 3 घंटे के अंदर प्रश्न सॉल्व करने हैं तो उस प्रश्न को आप छोड़ दें, दूसरा प्रश्न ले लें। यहाँ 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चन हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, ये 20वां प्रश्न है। एक्सप्लेन नोटिस एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग। मीटिंग का जो नोटिस यानी सूचना
एजेंडा कार्यसूची क्या होती है। तो आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे ये आपके सामने है। नोटिस क्या होता है? नोटिस ऑफ ए मीटिंग मीन्स एडवांस इन्फॉर्मेशन और इंटीमेशन ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग की जो है सूचना देने को ही, एडवांस अग्रिम सूचना दी जाने को ही नोटिस कहा जाता है। द नोटिस ऑफ ए मीटिंग शुड कंटेन द डे। अब नोटिस में क्या शामिल होता है? दिन, दिनांक, टाइम एंड वेन्यू। जब भी आप सूचना देंगे इसमें ये बातें शामिल होनी चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो इंडिकेट द पर्पस। मीटिंग बुलाने का क्या उद्देश्य है, एंड नेचर ऑफ मीटिंग, यानी किस प्रकार की बैठक है, एनुअल बैठक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठक है, तो वो भी बताया जाएगा। इशूइंग नोटिस टू ऑल द मेंबर्स हु आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग। तो आपने नोटिस सभी मेंबर्स को देना है जो मीटिंग में भाग लेने के अधिकारी हैं। द मीटिंग इज़ मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी। जिनको पार्टिसिपेट करना है उन सभी को आपने नोटिस देना है। नोटिस शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, और ये लिखित में नोटिस दिया जाना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आप AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो नोटिस आपको 21 डेज पहले देना होगा। तो ये तो था नोटिस। अब देखते हैं कार्यसूची। कार्यसूची क्या होती है, जिसको हम एजेंडा बोलते हैं। एन एजेंडा इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द आइटम्स। ये प्रोग्राम की आइटम्स होती हैं ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। मीटिंग में किन बातों पर विचार करना है, ये उस आइटम्स की जो है एक लिस्ट होती है। इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टेकन, यानी पहले क्या काम किया जाएगा, बाद में क्या काम किया जाएगा, उसी ऑर्डर में ये जो है एजेंडा बनाया जाता है, वो आइटम्स लिखी जाती हैं। एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी तैयार करते हैं इन कंसल्टेशन विद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की मदद से, उनकी सलाह से। द पर्पस ऑफ एजेंडा, एजेंडा क्यों बनाया जाता है, इज़ टू लेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन गिव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ताकि सदस्यों को मीटिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। एन एजेंडा कुड बी ए पार्ट ऑफ द नोटिस। ये एजेंडा जो है नोटिस का एक हिस्सा भी हो सकता है, और कैन बी एनेक्स्ड अलॉन्ग विद इट, या अलग से भी दिया जा सकता है अटैच करके। व्हेन द एजेंडा इज गिवन एज एन एनेक्सचर, अगर आप एनेक्सचर के रूप में एजेंडा बताते हो तो उसके अंदर आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है अगर आप एनेक्सचर वाला एजेंडा तैयार करते हैं, यानी संलग्न करते हैं? संस्था का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट आपने देनी है, डे, डेट, टाइम, ये सब इसमें वेन्यू लिखा होगा। द आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, कौन कौन से जो बिजनेस यानी कौन कौन सी बातों पर डिस्कस किया जाएगा। द बैकग्राउंड पेपर और इन्फॉर्मेशन इफ़ एनी, कोई अन्य जो इन्फॉर्मेशन या कोई पेपर है वो इसके साथ दिया जाएगा। तो ये सब जो है एनेक्सचर वाले में अगर आप एजेंडा तैयार करते हैं तो इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं हिंदी माध्यम से। सभा की सूचना का अर्थ है किसी सभा की अग्रिम सूचना, यानी पहले से ही जानकारी देना। सभा की सूचना में सभा का दिन, तारीख, समय, स्थान शामिल होगा, और ये भी बताया जाएगा कि सभा किस उद्देश्य के लिए बुलाई जा रही है और किस प्रकृति की सभा है, एनुअल है, वार्षिक सभा है, या जो कोई अन्य प्रकार की सभा है। सभा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को नोटिस या सूचना देना है अनिवार्य रूप से। नोटिस लिखित में होना चाहिए। किसी कंपनी की वार्षिक आम सभा के मामले में 21 दिन पहले सूचना दे देनी चाहिए। कार्यसूची जो वो होती है, सभा में चर्चा किए जाने वाले विषयों की एक सूची होती है, और उस जिस क्रम से उस पर सभा में चर्चा की जानी है वो उसी क्रम से लिखा जाना चाहिए। कार्यसूची अध्यक्ष के परामर्श से सचिव तैयार करते हैं, और कार्यसूची सभा के नोटिस का हिस्सा हो सकती है या उसके साथ संलग्न भी किया जा सकता है। अब अगर आप अलग से संलग्न करते हैं तो उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? संगठन का नाम और तारीख, किस दिन सभा होनी है, सभा का दिन, तारीख, समय और स्थान होगा। सभा में चर्चा किए जाने वाले विषयों की एक सूची होगी। पृष्ठभूमि के कुछ कागज, कुछ अन्य कागज जो आप जानकारी देना चाहें तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अब 21 क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। आपसे पूछा गया है पासबुक, ए पासबुक, बी चेकबुक,
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डी मोबाइल बैंकिंग। इन चारों को आपने एक्सप्लेन करना है, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। देखते हैं इन चारों के बारे में। सबसे पहले पासबुक। पासबुक इज ए स्मॉल हैंडी बुक, एक छोटी सी हाथ में पकड़ी जाने वाली बुक होती है। इशूड बाय बैंक, ये बैंक देता है। टू द कस्टमर, अपने उपभोक्ता को। टू रिकॉर्ड ऑल द डीलिंग्स, जिसमें रिकॉर्ड होता है डीलिंग्स बिटवीन बैंक और ग्राहक के बीच की डीलिंग्स का। अगला है चेकबुक। चेकबुक क्या होता है? इट इज़ अ बुक, एक छोटी सी बुक होती है कंटेनिंग डिटैचेबल ब्लैंक चेक्स। इसमें ब्लैंक खाली चेक होते हैं जिनको हम डिटैच यानी अलग कर सकते हैं। एंड इशूड बाय ए बैंक, ये जो चेकबुक है बैंक द्वारा इशू की जाती है। और बिल्डिंग सोसाइटी या किसी सोसाइटी के द्वारा। टू होल्डर्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट का जो होल्डर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसको दी जाती है चेकबुक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। एन ओवरड्राफ्ट अलाउज अ पर्सन टू बोरो मनी। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप मनी उधार ले रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। थ्रू करंट अकाउंट, जिनका करंट अकाउंट होता है वो उनको ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। हैविंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक, यदि किसी बैंक से आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। हेल्प्स एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन टू मीट विद शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कैश नहीं है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको वो कैश प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? मोबाइल बैंकिंग इज़ अ सर्विस, ये एक तरह की सेवा है। प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इसी तरह के कुछ अन्य इंस्टीट्यूट भी अलाउ करते हैं। किसको? टू इट्स कस्टमर्स को। किस लिए? टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी आप वित्त से संबंधित कुछ लेन देन करना चाहते हैं रिमोटली, दूर बैठकर, यानी ब्रांच में न जाकर दूर से ही आप वित्तीय लेन देन मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन, या आप मोबाइल फ़ोन या टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पासबुक, चेकबुक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग। अब हिंदी माध्यम से अगर आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो आप देख सकते हैं। पासबुक बैंक द्वारा ग्राहकों को उनके बीच लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए जारी की जाती है, एक छोटी सी आसान सी पुस्तिका होती है। चेकबुक ये भी एक किताब होती है जिसमें पृथक किए जाने वाले खाली या बिना भरे ब्लैंक चेक होते हैं, और ये बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा खाता धारकों को दी जाती है। ओवरड्राफ्ट, जिसको हिंदी में अधिविकर्ष कह सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एक व्यक्ति को चालू खाते के माध्यम से कम समय के लिए धन उधार लेने की अनुमति देता है। तो ये सब प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, आप इनको ध्यान से देख लें, समझ लें, वीडियो को एंड तक देखें। यानी ऑनलाइन क्लास है, आप कभी भी आधी क्लास पहले देख सकते हैं, आधी बाद में देख सकते हैं। समय नहीं है तो आप पॉज करके बीच में नोट भी करेंगे और ये सब प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक में नोट करें, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में लगभग इसी तरह के प्रश्न आपका माइंड मेकअप हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, यही कामना है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग आउटवर्ड मेल। आउटवर्ड यानी बाहर जाने वाली डाक को आप कैसे संभालेंगे, उसकी प्रक्रिया का वर्णन करो। तो उत्तर क्या रहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन है, उत्तर थोड़ा बड़ा होगा, आप इसको ध्यान से समझ लें। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या क्या कार्रवाई होती है जो आउटवर्ड मेल कि फिजिकली हैंडल करना है। तो प्रोडक्शन ऑफ मेल यानी डाक तैयार करना, उसके बाद कलेक्शन ऑफ मेल डाक इकट्ठा करना। अंदर का मैटर आप बहुत ही इजी है, इजीली समझ सकते हैं, हेडिंग में बता देता हूँ, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको पॉइंट्स को समझ लें। और इसी से रिलेटेड दूसरे जो चैप्टर हैं, उन दूसरे वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप डिटेल अच्छे से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग मेल। रिकॉर्डिंग मेल के बाद आ जाता है राइटिंग ऑफ एड्रेस, यानी जो पत्र भेजे जाने हैं उन पर पता लिखना लिफाफों पर। फोल्डिंग लेटर्स, पत्रों को तय करना। एंड इंसर्टिंग दैम इनटू एनवेलप्स, और लिफाफों में उनको इंसर्ट करना, रखना। सीलिंग ऑफ एनवेलप, लिफाफों को बंद करना। एफिक्सिंग स्टैम्प्स, लिफाफे जो हैं डाक के लिफाफे, उन पर डाक टिकट लगाना। और नेक्स्ट है
पोस्टिंग मेल, डाक को रवाना कर दें। तो ये सारी प्रक्रिया जो है डाक से रिलेटेड है, अगर आप फिजिकली डाक भेजते हैं। आजकल ऑनलाइन भी मेल चली जाती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मेल पत्र कागज़ द्वारा भेजते हैं तो इस तरह से आप भेज सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया फॉलो करनी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सभी पॉइंट लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं निर्गम डाक को संभालने, भौतिक रूप से संभालने के लिए क्या क्या चरणों का पालन किया जाता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं वही हैं। डाक तैयार करना, डाक का संग्रह करना, और उसके बाद डाक का रिकॉर्ड रखना। एक रजिस्टर में डाक का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको डिस्पैच या निर्गम डाक रजिस्टर कहा जाता है। डाक के जो लिफाफे होते हैं उन पर पते लिखना, उसके बाद पत्रों को मोड़ना, लिफाफों में पत्र डालना, लिफाफे सील करना, बंद करना, लिफाफों पर टिकट लगाना और डाक को रवाना कर देना, यानी पोस्टिंग मेल जिसे कहा जाता है। तो आप डाकघर से भी रवाना कर सकते हैं, और अगर लोकल डाक है चपरासी के द्वारा भी सौंप सकते हैं, और नहीं तो कुरियर मेल वाले प्रतिनिधि को दे दी जाती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन आइटिनरी। आइटिनरी क्या होता है? व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन आइटिनरी। आइटिनरी तैयार करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है? व्हाट आर द मेन डिटेल्स रिकॉर्डेड इन एन आइटिनरी। आइटिनरी में मुख्य जो डिटेल होती है वो कौन कौन सी होती है? तो ये आपने प्रश्न को समझा, आपके सामने प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उत्तर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से इसी वीडियो में आपको मिल रहा है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आइटिनरी होता क्या है? इट मीन्स अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम। अगर आप इतना भी लिखाते हैं तो आप इसका मतलब क्लियर कर पा रहे हैं कि आइटिनरी क्या होता है। ये विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को आइटिनरी कहा जाता है। फॉर एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की यात्रा और पार्टी या कुछ ग्रुप जा रहा है टूर पर, तो उसका आइटिनरी यानी यात्रा डिटेल टूर प्रोग्राम को आइटिनरी कहा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन आइटिनरी। अगर आप आइटिनरी बना रहे हैं, आप सेक्रेटरी हैं, तो ये निम्नलिखित पॉइंट्स को आप उन्हें ध्यान में रखना है। द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, मोड ऑफ ट्रैवल, यात्रा का साधन कौन सा रहेगा। सीक्वेंस ऑफ विजिट की बारंबारता वो आपने ध्यान में रखनी है। होटल अकोमोडेशन, कहाँ होटल में स्थान मिलेगा, कहाँ ठहरना है, वो आपने ध्यान में रखना है। कन्वेंस बिटवीन होटल एंड रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और होटल के बीच में क्या कन्वेंस रहेगी, या एयरपोर्ट के बीच में। अपॉइंटमेंट्स एंड मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव के क्या क्या वहाँ अपॉइंटमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ मीटिंग्स हैं, ये इन बातों को आपने ध्यान में रखना है आइटिनरी बनाते समय। अब देखते हैं आइटिनरी में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। फॉलोइंग मेन डिटेल शुड बी रिकॉर्डेड इन एन आइटिनरी। तो ये मेन जो डिटेल है आइटिनरी में आ जानी चाहिए। डेट, टाइम, डिपार्चर स्टेशन होना चाहिए उसमें, अराइवल स्टेशन होना चाहिए, ट्रेन या फ्लाइट का नंबर होना चाहिए, पर्पस किस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है, और अन्य कोई बात है तो रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स के प्रश्न का उत्तर है। अब हिंदी माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके सामने हिंदी माध्यम में भी उत्तर है। यात्रा कार्यक्रम, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या पार्टी के लिए एक विस्तृत यात्रा का कार्यक्रम। और कार्यक्रम तैयार करते समय निम्नलिखित बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं वही हैं, आप इनको नोट करें और बिना देखे लिखने का अभ्यास करें, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। और बिना देखे जब आप लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि प्रश्नों के उत्तर क्या आप 3 घंटे निर्धारित समय में दे पाते हैं या नहीं, आपको सोचने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलने के चांसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट, आखिरी प्रश्न आपके सामने, एक्सप्लेन फाइलिंग प्रोसीजर। फाइलिंग की प्रक्रिया पूछी गई है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फाइलिंग की प्रक्रिया क्या होती है? ऑफिस में जब फिजिकल फाइल रिकॉर्ड मैनेजमेंट हम करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया में क्या आता है, रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर का मैटर आपने नोट करना है। मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्राप्त करना। डीलिंग विद द मेल, डाक को संभालना। फॉलो अप एक्शन, यानी उस पर क्या कार्रवाई की जानी है जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या डाक आती है तो उस पर आगे की कार्रवाई।
कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, फिर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, फाइल करने के लिए, फाइल में लगाने के लिए, ये 4th पॉइंट है। 5th में सॉर्टिंग यानी छटाई की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद फाइल में लगाया जाता है। फाइल में लगाने से पहले हम उसको इंडेक्स में भी नोट कर लेते हैं कि किस जो है इंडेक्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट आएगा। और क्रॉस रेफरेंसिंग प्रति संदर्भ, यानी अगर कोई पत्र 2 फाइलों से रिलेटेड है तो उसका रेफरेंस, एक फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा देंगे, दूसरे में उसका रेफरेंस दे दिया जाएगा, एक पर्ची लगा दी जाएगी और स्टोर कर दिया जाएगा, संग्रह करना। तो ये फाइलिंग का प्रोसीजर है जो आपने नोट करना है। और इससे रिलेटेड वीडियोस आप टॉपिक से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपके ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड 12th क्लास के वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो फाइलिंग प्रक्रिया हिंदी माध्यम से आप देख रहे हैं। दस्तावेज की प्राप्ति करना, सबसे पहले दस्तावेज प्राप्त होगा। डाक देना, यानी जिस व्यक्ति की डाक है उसको डाक दे दी जाएगी और वो उस पर फॉलोअप एक्शन, जो भी उसकी ज़रूरी कार्रवाई है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फाइल किए जाने वाले दस्तावेज इकट्ठे कर लिए जाएंगे। कार्रवाई होने के बाद फिर उनको छटाई की जाएगी, यानी पिन वगैरह, पेपर क्लिप हटा दिए जाएंगे और उनकी छटाई कर ली जाएगी। और उसके बाद फाइलिंग, यानी उसको दस्तावेजों का ज़्यादा ढेर ना लग जाए, आप दस्तावेजों को फाइल में लगाते रहें समय समय पर। अनुक्रमणिका, यानी वो अनुक्रमणिका किस दस्तावेज कौन सी फाइल में लगाया जाना है, किस शीर्षक के तहत आना है, वो भी आपने डिसाइड करना है। और प्रति संदर्भ यानी क्रॉस रेफरेंसिंग, जो अभी बताया है कि अगर एक दस्तावेज 2 फाइलों से रिलेटेड है तो आपने किसी फाइल में, और जहाँ ज़्यादा रिलेशन है उसका ओरिजिनल लगा देंगे, अदरवाइज दूसरे वाले में आप उसका रेफरेंस देके पर्ची लगा देंगे। और आखिरी पॉइंट है संग्रहण या भंडारण करना, तो उसको फाइल में लगा देना। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो आखिरी तक देखा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने में जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।